हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 का इंग्लिश का पीरियोडिक टेस्ट। ये PT2 का एक सैम्पल पेपर करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का इस बार इस सेशन में आप लोग का सारे बुक्स चेंज हुए हैं ना, न्यू NCERT बुक्स है। तो उस न्यू बुक के बेसिस पर ये आपका PT2 का सैम्पल पेपर बनाया गया है। तो इस PT2 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डाला गया है, ठीक है। और पैटर्न कैसा रहेगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न कैसा रहेगा और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि हम लोग ने और भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स डिस्कस किए थे। वो सब भी आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और भी जाके इन फ्यूचर में जो भी सैम्पल पेपर्स हम डिस्कस करेंगे या फिर जो रियल पेपर्स जब एग्ज़ाम होंगे वो मिलने से हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो सारे आप तक पहुँचते रहें और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका आएगा 40 मार्क्स का, ठीक है। और टाइम दिया जाएगा एटलीस्ट 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा, मतलब 1.30 आवर्स मतलब 90 मिनट्स दिया जाएगा। इसके सेक्शंस होंगे, 3 सेक्शंस होंगे। पहला जो होगा वो रीडिंग सेक्शन है, ठीक, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इसमें होता है आपका अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे और MCQ जैसा रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें आपको टिक मार्क लगाना है, बस सही वाला आंसर आपको लिखना है। सेक्शन B में राइटिंग और ग्रामर पोर्शन रहता है। राइटिंग का मतलब उसमें नोटिस राइटिंग हो सकता है, आपका एप्लीकेशन राइटिंग हो सकता है, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग हो सकता है। और ग्रामर तो आपको पता ही है, थोड़े से ग्रामर रहेंगे। लिटरेचर आपका मतलब क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, बुक के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपके 50 मार्क्स का, ठीक है। तो ये जो आपका पेपर है, ये मैंने यहाँ पे पेपर इस तरह से आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर में ही मैं आपको आंसर लिख के नहीं दिखाऊंगी, आंसर मैंने अलग से PDF बना के इसमें अटैच किया हुआ है। फिर देखो सेक्शन A ख़त्म हो गया और सेक्शन B में इस तरह से आपका दिया गया है, एप्लीकेशन राइटिंग है, फिर पैराग्राफ राइटिंग मिलेगा आपको, फिर नोटिस राइटिंग। तो ये मस्ट है, क्लास 6 में नोटिस राइटिंग बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है ये ग्रामर पोर्शन है आपका। ग्रामर पोर्शन लगभग 5 मार्क्स के आपके आएंगे। ऐसा नहीं कि हम एक ही एक ही सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे इंग्लिश का। मैं और 2 यहाँ पे डालने वाली हूँ, वो भी जस्ट थोड़ा सा रेडी करना बाकी है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद ग्रामर पोर्शन के बाद आपको आ जाता है इधर लिटरेचर पार्ट सेक्शन C में, जो कि 15 मार्क्स का। और इसमें भी आपका 2 पोएम से रेफरेंस टू कंटेक्स्ट तो आएंगे ही, ठीक है। कुछ पोएम्स के लाइन दिए रहेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और कुछ तो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे आपके लास्ट में। तो इस तरह से ये आपका फुल क्वेश्चन पेपर था और इसको मैंने नीचे में सॉल्व किया हुआ है। नीचे में मैंने सेक्शन B से स्टार्ट किया था, मगर जो MCQ पार्ट है वो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं मेन क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अनसीन पैसेज स्टार्ट है करते हैं। देखो, वन ब्राइट मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या हुआ, मिया वॉक अप अर्ली एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द वुड्स बिहाइंड हर हाउस। मिया नाम का एक लड़की रहती है जो कि सुबह सुबह उठ जाती है और अपने घर, उसके घर के पीछे जंगल जो रहता है वो सोचती है वह जंगल पे जाके एक्सप्लोर करेगी, मतलब घूमेगी थोड़ा। शी पैक्ड अ स्मॉल बैग विथ स्नैक्स, अ वाटर बॉटल एंड अ फ्लैश लाइट। उसने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया, उसमें क्या लिखा, थोड़े से कुछ खाने पीने की चीज़ें, वाटर बॉटल और एक फ्लैश लाइट रख लिया। As she walked deeper into the woods, she noticed a small key lying on the ground. जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते गए उसने क्या देखा, एक छोटा सा चाबी था, की था, जो कि ग्राउंड पे गिरा हुआ मिला। इट वॉज ओल्ड एंड शाइनी, वो बहुत ही पुराना था मगर बहुत शाइन कर रहा था। एंड मिया वॉज क्यूरियस अबाउट वेयर इट केम फ्रॉम। मिया ने सोचा कि इतने जंगल में ये आया कहाँ से। शी लुक्ड अराउंड बट कुड नॉट सी एनीथिंग दैट इट माइट ओपन। उसने आसपास देखा कि उस की से कुछ खोला जा सकता है क्या, मगर वहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ था ही नहीं जिसका की से वो खोला जा सके। डिसाइडिंग टू टेक द की विथ हर, मिया कॉन्टिन्यूड हर वॉक। फिर उसने क्या किया, वो की अपने साथ रख ली और वो आगे जंगल में बढ़ते गई। आफ्टर अ वाइल मिया फाउंड अ स्मॉल वुडन चेस्ट हिडन अंडर सम बुशेस। फिर कुछ ही देर बाद मिया ने क्या देखा, एक छोटा सा काठ का चेस्ट था, मतलब बॉक्स था, जो कि बुशेस, झाड़ियों के नीचे रखा छुपा हुआ था। इट हैड अ की होल दैट लुक्ड लाइक इट वाज मेड फॉर द की मिया हैड फाउंड। और उसमें की होल भी था, ऐसा लग रहा था कि मिया को जो की मिला था ना, उसी की से इस बक्से को खोला जा सकता है। एक्साइटेड मिया इंसर्टेड द की इनटू द चेस्ट एंड टर्न्ड इट।
मियाँ बहुत एक्साइटेड हो गए और उसने क्या किया, वो चाबी लेके उसकी होल में डाल के उसको टर्न किया। द चेस्ट क्रिक्ड ओपन रिवीलिंग अ ब्यूटीफुल नेकलेस इनसाइड। वो बक्सा था जो था वो खुल गया उससे, उस की से, और उसके अंदर से एक ब्यूटीफुल नेकलेस मिला। मियाँ कुड नॉट बिलीव हर आइज। मियाँ को अपने आँखों पर भरोसा नहीं हुआ। शी केयरफुली टुक द नेकलेस थिंकिंग अबाउट हाउ इट मस्ट हैव बीन लॉस्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। फिर उसने केयरफुली उस नेकलेस को ले लिया और सोचा कि ये इतने पुराने समय पहले कैसे गुम हो गया होगा। मिया डिसाइडेड टू कीप द नेकलेस सेफ एंड रिटर्न टू द वुड्स वन डे टू लुक फॉर मोर ट्रेजर्स। फिर मिया ने डिसाइड किया कि वो नेकलेस वो अपने पास रखेगी, फिर वो और एक दिन इसी जंगल में घूमने आएगी ताकि उसको और भी ज़्यादा खजाना मिल जाए। ठीक है, जैसे कि अभी उसको एक नेकलेस मिल गया था। तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। तो इस तरह से आपको अलग पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही पैराग्राफ मिलेगा। उसके बाद उस पैराग्राफ के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। बेस्ड, देखो जैसे कि ऐसे लिखा रहेगा, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपने जो पैसेज पढ़ा उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस को लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट डिड मिया फाइंड इन द वुड्स। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो मिया ने फॉरेस्ट में उसको क्या मिला था, फॉरेस्ट में उसको क्या मिला था आप लोग को पता है। तो उसको फॉरेस्ट में एक की मिला था, है ना, अ की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मिया फाइंड द चेस्ट। मिया को चेस्ट कहाँ मिला, वो चेस्ट था बुशेस, झाड़ियों में, है ना, अंडर सम बुशेस। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। व्हाट वाज इनसाइड द चेस्ट, उस बक्से के अंदर क्या था, होगा ऑप्शन नंबर बी, अ ब्यूटीफुल नेकलेस। उसके बाद व्हाट डिड मिया डू आफ्टर फाइंडिंग द नेकलेस। जब मिया को नेकलेस मिल गया तो उसने क्या किया, उसने क्या किया था, शी लेफ्ट द वुड। उसने क्या किया था, बी वाला होगा यहाँ पे। शी केप्ट द नेकलेस, अपने साथ सेफली रख लिया था। एंड प्लान टू रिटर्न, उसने घर जाने का प्लानिंग कर लिया। फिर नेक्स्ट, वाई डिड मिया डिसाइड टू टेक द की विथ हर। मिया ने क्या क्यों डिसाइड किया कि वो की फिर से अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि शी थॉट इट माइट ओपन समथिंग इंटरेस्टिंग। फिर उसने सोचा कि मे बी, ऑप्शन नंबर सी होगा, मे बी इस की से और भी कुछ ट्रेजर्स के की से वो खुल जाए बक्से, उसमें से और भी उसको सामान मिले, है ना, सुंदर सुंदर ट्रेजर्स मिले, तो इसलिए उसको ऐसा लगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। तो ये आपका हो गया पहला आंसर इन पैसेज। अब हम दूसरा आंसर इन पैसेज पढ़ते हैं। देखो, इन अ स्मॉल विलेज नियर अ जंगल देयर लिव्ड अ काइंड एंड हेल्पफुल एलिफेंट नेम्ड रामू। एक छोटे से गांव में जंगल के सामने एक बहुत ही दयालु हेल्पफुल एलिफेंट रहता था जिसका नाम था रामू। रामू वॉज नोन फॉर हिज जेंटल नेचर एंड हिज लव फॉर हेल्पिंग अदर्स। रामू को सभी क्यों जानते थे, क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा था और वो सभी को हेल्प करके उसको बहुत अच्छा लगता था। वन हॉट आफ्टरनून अ लिटिल गर्ल नेम्ड प्रिया वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द विलेज वॉकिंग टू द विलेज वेल टू फेच वाटर। एक समय क्या हुआ, एक दोपहर का समय में एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, वो पानी लेने के लिए गांव के कुएं के पास जा रही थी। ठीक है, ऑन हर वे सी सॉ दैट द पाथ वाज ब्लॉक्ड बाय अ लार्ज फॉलन ट्री। रास्ते में उसने क्या देखा कि उसका रास्ता ब्लॉक हो गया है, किससे, एक बहुत बड़ा सा ट्री रास्ते पे गिरा हुआ था। प्रिया ट्राइड टू मूव द ट्री। प्रिया ने उस ट्री को हटाने का कोशिश किया, बट इट वॉज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। मगर ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी था, बहुत भारी होता है ना, इसके कारण। जस्ट देन रामू द एलिफेंट केम अलॉन्ग द पाथ। तभी रामू रास्ते से आ रहा था। उसने देखा, ही सॉ प्रिया स्ट्रगलिंग एंड इमीडिएटली वॉकड ओवर टू हेल्प। उसने देखा कि प्रिया उस पेड़ के उसको हटाने का कोशिश कर रही रास्ते से। तभी रामू जल्दी से उसके पास आया ताकि उसको हेल्प कर सके प्रिया को। विथ वन स्ट्रॉन्ग पुश ऑफ हिज ट्रंक ही मूव्ड द ट्री ऑफ द पाथ। उसने अपने ट्रंक से क्या किया, सूंड से मतलब जोर से पुश किया उस ट्री को और रास्ते से हटा दिया। प्रिया स्माइल इन जॉय एंड थैंक्ड रामू फॉर हिज हेल्प। प्रिया ने खुशी से हंसा, उसकी तरफ देख के हंसा, फिर रामू को क्या बोला, थैंक यू बोला। द विलेजर्स हु हैड गैदर्ड टू वॉच वेयर अमेज्ड हाउ रामू हेल्प द लिटिल गर्ल सो क्विकली एंड काइंडली। विलेजर्स जो वहाँ पे जमा थे ना, उन लोगों ने देख के बहुत खुश हुआ कि किस तरह से रामू ने इतनी जल्दी और इतने काइंडली, इतने प्यार से प्रिया का मदद कर दिया उस पेड़ को हटा के रास्ते से। ठीक है, फ्रॉम दैट डे प्रिया और रामू अच्छे दोस्त बन गए। एंड रामू कंटिन्यूड टू हेल्प विलेजर्स वेन एवर दे नीडेड हिम। और रामू सारे दूसरे विलेजर्स को हेल्प करता था जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सेम है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपने जो ये पैसेज पढ़ा, इससे जो आपको स्टोरी समझ में आया तो उस हिसाब से आपको आंसर करने हैं। ठीक है,
देखो, व्हाट वाज ब्लॉकिंग द पाथ दैट प्रिया वाज वॉकिंग ऑन। तो पाथ, व्हाट वाज ब्लॉकिंग द पाथ दैट प्रिया वाज वॉकिंग ऑन, जब प्रिया रास्ते चल रही थी तो उसका रास्ता किस चीज़ से ब्लॉक हो गया था। तो इसका आंसर होगा आपका नंबर बी, अ फॉलन ट्री, एक ट्री जो कि टूट के रास्ते पे गिरा हुआ था। वाई कुड नॉट प्रिया मूव द ट्री, प्रिया ट्री को क्यों नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भारी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड रामू हेल्प प्रिया, रामू ने प्रिया को कैसे हेल्प किया। तो ही मूव द ट्री ऑफ द पाथ, उसने ट्री को रास्ते से हटा के हेल्प किया। व्हाट डिड प्रिया डू आफ्टर रामू हेल्प्ड हर, प्रिया ने फिर क्या किया रामू को, रामू ने जब उसका हेल्प कर दिया था तो प्रिया ने क्या किया, प्रिया ने रामू को थैंक यू बोला, शी थैंक्ड रामू। फिर नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट डिड द विलेजर्स थिंक ऑफ रामू, तो विलेजर्स रामू के बारे में क्या सोचते थे। वो लोग बहुत अमेज थे, दे वर अमेज्ड एट हिज काइंडनेस, वो लोग बहुत मतलब सोचते थे कि ये एलिफेंट होके इतना काइंड कैसे हो सकता है ना। नंबर बी वाला होगा करेक्ट आंसर। देखो, अब आ गया ये आपका सेक्शन 1 ख़त्म हो गया, रीडिंग पार्ट। अब आपका आ गया राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग में आपका देखो ये दोनों मिला के आपके 15 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे देखो राइटिंग में आपका सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, यू आर रिया और रिहान, ठीक है, ऑफ PM श्री केंद्रीय विद्यालय, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एज यू आर अनेबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर। तो ये बेसिकली आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। मान लो आप एक स्टूडेंट हो PM श्री केंद्रीय विद्यालय के, और आपका नाम या तो आप रिया देना या तो रिहान देना, ठीक है, और किस तरह से मतलब आपको प्रिंसिपल को देना है कि आपको वायरल फीवर हो गया और आप स्कूल नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये सेक्शन बी का पार्ट मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने अलग से PDF बनाया नीचे में, तो वहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से लिखना है। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल और PM श्री केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे आप अपने जगह का नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ दे दिया गुवाहाटी असम, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है एप्लीकेशन में, यहाँ पे लिखेंगे प्रेयर फॉर लीव, हमें लीव के लिए प्रे करना है प्रिंसिपल को। फिर कैसे लिखेंगे, देखो, रेस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, जैसे आपके स्कूल में है ना, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई रिया ऑफ क्लास 6 सेक्शन A बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट से मुझे थोड़ा सा वायरल फीवर हो गया है, एंड आई एम नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, और मैं स्कूल को अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, बुखार के कारण नहीं कर पाऊँगी। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, प्लीज़ मुझे 2 दिन के लिए लीव दीजिए, डैट इज़ ऑन 6 और 7 दिसंबर को, उसके 2024 आपको मेंशन करना है। आई विल सबमिट माई मेडिकल सर्टिफिकेट अपॉन माई रिटर्न, जब मैं स्कूल फिर से रिटर्न आऊँगी तो मैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर दूँगी। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, योर सिंसियरली रिया। तो ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन, और ये लीव एप्लीकेशन तो बच्चों आप लोग को जानना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे भी आप लोग कभी स्कूल में लीव लेते हो तो आप इस तरह से लिख के दे सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। तो पैराग्राफ जो लिखने आप लोग को देता है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, इतना छोटा सा लिखने से आपको 5 मार्क्स ईजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखने दिया था द वैल्यू ऑफ टाइम, देखो तो यहाँ द वैल्यू ऑफ टाइम है ना, आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, मगर यहाँ पे आप लिख देना द वैल्यू ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम। मैं यहाँ पे ठीक से नहीं लिख पा रही हूँ, आप लोग लिख लेना। फिर यहाँ पे देखो, द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ इमेजरेबल, टाइम का वैल्यू जो होता है ना, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, एज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स वी हैव, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होता है, बहुत ही कीमती होता है समय। वंस टाइम पासेस इट विल नेवर बी रीगेन्ड, एक बार समय जो चला जाता है वो फिर भी कभी वापस नहीं आता। मेकिंग इट एसेंशियल टू यूज़ इट वाइजली, इसीलिए हमें समय को पूरा वाइजली यूज़ करना चाहिए, कभी बेकार नहीं जाने देना चाहिए। एवरी मोमेंट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, हर मोमेंट में हमें भगवान देते हैं कि हम उसे ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लर्निंग के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। एंड हाउ वी यूटिलाइज आवर टाइम डिटरमाइंस आवर सक्सेस एंड हैप्पीनेस, और हम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं वो हमारे सक्सेस और हैप्पीनेस को डिटरमाइन करता है। अगर मान लो हम समय पर कोई काम नहीं करेंगे तो जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। वेस्टिंग टाइम लीड्स टू मिस्ड चांसेस एंड रिग्रेट्स, टाइम को मिस करने से क्या होता है, हमें रिग्रेट, बहुत अफसोस होता है और बहुत सारे अच्छे मौके छूट जाते हैं।
While managing time effectively helps us achieve our goals, stay organized and reduce stress. और टाइम को अगर हम मैनेज करके चलते हैं तो हमें हमारा गोल्स मिलते हैं, हम ऑर्गेनाइज हर काम समय पर कर पाते हैं, जिससे कि हमारा स्ट्रेस नहीं होता किसी तरह का, ठीक है। तो इतना पार्ट आप लिखने से हो जाएगा टाइम के ऊपर, वैल्यू ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग को नोटिस राइटिंग दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पैराग्राफ राइटिंग आए ना आए, मगर नोटिस राइटिंग तो आप लोग को एग्जाम में ज़रूर आएगा। देखो, सपोज यू आर राधिका और रोहन, ठीक है, कैप्टन ऑफ योर स्कूल, राइट मतलब स्कूल कैप्टन है। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट, क्या नोटिस देना है कि स्कूल में एक पोएम रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन है टू बी हेल्ड, जो कि 15 दिसंबर 2024 को होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले तो आप एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद अपना स्कूल का नाम, आप लोग चाहे जिस भी स्कूल के हो, अपना स्कूल का नाम आप यहाँ लिखोगे, फिर कैपिटल लेटर्स में लिखोगे नोटिस, फिर जो भी कंपटीशन है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर डेट मान लो मैं आज नोटिस डाल रही हूँ तो ये आज का डेट यहाँ आएगा। तो देखो इस तरह से लिखेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट अ पोएम रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड। कब होगा वो लिखना है, 15 दिसंबर 2024 इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। स्कूल आप ऑडिटोरियम देना। उसके बाद द कंपटीशन इज़ ओपन, सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हर क्लास के बच्चे के लिए ओपन है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिसाइट, पार्टिसिपेंट्स को क्या करना होगा वो भी आपको बताना है, एक पोएम रिसाइट करना है ऑफ देयर चॉइस, किसी इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का, या आप ऐड कर दे सकते हो। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देयर नेम्स विद देयर क्लास टीचर्स बाय 12 दिसंबर 2024। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो लोग अपने नाम रजिस्टर करवा ले सकते हैं, और नाम किसे देना होगा, क्लास टीचर को, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स विल बी जज्ड ऑन देयर फ्लुएंसी, एक्सप्रेशन एंड प्रेजेंटेशन। पार्टिसिपेंट्स को किस तरह से जज किया जाएगा, वो कितने फ्लुएंट थे पोएम बोलते वक्त, उनका एक्सप्रेशंस कैसा था, और उन्होंने किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन दिया, इसके ऊपर पार्टिसिपेंट्स को उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा इस तरह से जज किया जाएगा। इधर उसके बाद आपका नाम लिखना होगा राधिका, फिर स्कूल कैप्टन, ठीक है। इस तरह से नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट ये बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर इसे लर्न कर लेना। चाहे किसी भी तरह का नोटिस आए, लॉस्ट फाउंड का आया है ना, लॉस्ट फाउंड का नोटिस भी होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखो अब आपका आएगा डू एज डायरेक्टेड। मैंने डू एज डायरेक्टेड में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस दे दिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे थे। वैसे आपके एग्जाम में 5 ही आएंगे इस तरह के, या फिर उससे ज़्यादा 6-7 आ सकते हैं अगर आपका पैराग्राफ राइटिंग मान लो नहीं दिया इस तरह से। तो ये इसमें जितने भी ग्रामर्स है ना, मैं श्योर हूँ आप लोग इतने ग्रामर्स कर लोगे तो एग्ज़ाम में आधे से ज़्यादा ग्रामर्स तो आपको आ ही जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश का एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स। तो एक चैप्टर में आपका मॉडल्स के बारे में दिया गया था ना, मॉडल्स क्या होते हैं, इस टाइप के वर्ड जैसे शुड, मस्ट, कैन, नीड टू, है ना। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड डालना था, यहाँ पे डैश दिया रहेगा। देखो आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, आनंद को लास्ट वीक फीवर था। ही डैश टेक गुड रेस्ट, तो यहाँ पे आपको इनमें से करेक्ट वर्ड चूज़ करना था, तो यहाँ पे होगा मस्ट, ही मस्ट टेक गुड रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द सेंटेंस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग। तो आपको क्या करना है, ये सेंटेंस जो है ना इसे पूरा पढ़ना है, और जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है ना इसको रिप्लेस करना है करेक्ट मीनिंग से। तो इसका मीनिंग यहाँ पे नीचे 3 मीनिंग्स दिए गए ना, कौन सा होगा, तो ये फ्लटर्ड है ना, ये इसका मीनिंग हुआ। जैसे कि देखो, द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। बटरफ्लाई जो एकदम हल्के हल्के से और बहुत जल्दी जल्दी से मूव करते हैं, तो जिसका वन वर्ड मीनिंग फ्लटर्ड होता है, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर, फ्लटर्ड लिखेंगे आप, टिक मार्क दोगे, या फिर आप आंसर लिखोगे, आंसर 2 लिख के फ्लटर्ड, ठीक है। या फिर रिप्लेस करने बोला था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द बटरफ्लाई फ्लटर्ड ऑन टू द फ्लावर। फिर नेक्स्ट, द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। फेदर का कलर कैसा था, डार्क नहीं था बट पेल था। पेल का मीनिंग होता है लाइट, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर 2, पेल का मीनिंग होता है लाइट, तो ये होगा उसका आंसर। नेक्स्ट, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग होगा, सॉरी, या फिर ऑफ द फॉलोइंग लिख सकते हो, ऑफ द फॉलोइंग। तो मदर का हो जाएगा अदर, ब्लाइंड का माइंड, वेल का शेल, लेबर्स का नेबर्स। ये सारे जो ग्रामर से बता रही हूँ ना, सारे आपके बुक के ग्रामर्स है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप लोग का बुक चेंज हुआ है तो इस बार ज़्यादा बाहर से नहीं देंगे, आप लोग का बुक से ही ग्रामर्स आएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द वर्ब्स। तो आपको सेंटेंसेस को पढ़ने हैं और जो वर्ब्स हैं उनमें आपको सर्कल करने थे। तो एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड नाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो इसमें आप सर्कल करोगे। वाज डिस्कसिंग वर्ब है, डिस्कस करना, और हैड प्लेड ये वाला आपका वर्ब है। यहाँ पे ही हैड गॉन होगा वन, जीत गया मतलब हैड और वन एक साथ। फिर डिड भी एक वर्ब होता है, फील करना भी वर्ब होता है, ये सारे। यहाँ पे भी एक डिड में आप लगा दे सकते हो। फिर व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग। तो यहाँ पे वाज होगा, क्या सरप्राइजिंग था, है ना। फेल्ट भी वर्ब होता है यहाँ पे, लूजिंग भी में भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे वर्ब है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, मेक 2 वर्ड्स यूजिंग कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्सेस। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ वर्ड्स बनाने, यहाँ तो मैंने ज़्यादा बना दिया मगर 2 वर्ड्स बनाने दिए थे। ये जो वर्ड आपको दिया गया है, जैसे फेनोमेनन है ना, फेनोमेनन में से आपको कुछ दूसरे वर्ड्स बनाने हैं, मगर ऐसा नहीं कि आप अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करो। जैसे कि देखो HEN हैन एक वर्ड बनता है ना। फिर देखो नो एक वर्ड बन रहा है यहाँ पे। फिर मैन एक वर्ड बन रहा है ना। ऑन एक वर्ड बन रहा है, ऑन एक वर्ड बन रहा है। तो इस तरह से, मगर आप उल्टा नहीं ले सकते हो किसी भी नंबर को, किसी भी कोई भी वर्ड आप उल्टा नहीं बना, जैसे NOME ऐसे नहीं बनेगा, इधर से ही उसको काउंट करना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब बढ़ते हुए। फिर नेक्स्ट इधर देखो, जैसे कि इस वाले में आस्क है, एज बन सकता है ना। फिर आस्क भी बन सकता है, उसके बाद बॉल बन सकता है। इस तरह से आप ये सब लर्न कर लेना आप लोग, ये सब इसमें से भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर F, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म में आपको ब्लैंक्स। पास्ट परफेक्ट फॉर्म में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और आगे में हैड लगा दो बस। पास्ट परफेक्ट में सब में आपका हैड लगेगा, ये तो आप याद ही रखना। और जैसे कि फिनिश है तो उसमें ed लग जाएगा, फिनिश्ड। मान लो वर्क होगा तो वर्कड, ed लग जाएगा, वर्कड, हैड वर्कड, है ना, हैड प्लेड, हाँ इस तरह से, हैड ईटन, इस तरह से लगेगा। हैड तो लगेगा ही, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपका फिनिश दिया हुआ था और यहाँ पे ब्लैंक्स था क्वेश्चन में और इधर ब्लैंक्स था, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रभात, हैड लग जाएगा यहाँ पे फिनिश के वजह से, फिनिश्ड। फिर सूर्या, यहाँ पे तो एक ही ब्लैंक्स था ना, तो यहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे हम हैड, प्ले था ना इसलिए हैड प्लेड। यहाँ पे विन दिया ना, विन का थर्ड फॉर्म होता है वन, और इसलिए हैड लगा देंगे इधर, हैड वन। हैड तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता ही है। उसके बाद द न्यू स्टूडेंट सूर्या डैश प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल। द न्यू स्टूडेंट जो सूर्या था ना, उसने प्रभात से कभी मिला नहीं था। हैड नेवर मेट दिया था ना, मीट, मीट का क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा, और इसके आगे हैड लगा देंगे तो हैड नेवर मेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ई वाले में प्रैक्टिस दिया है तो हैड प्रैक्टिस्ड हो जाएगा, बस ed लगा देना है सारे वर्ड्स में और आपको हैड लगा देना है, ठीक है। इसी को कहते हैं पास्ट परफेक्ट। फिर से बोल देती हूँ, पास्ट परफेक्ट का मतलब उसमें आपको हैड लगाना होगा और वर्ब जो कुछ भी रहेगा उसमें ed लग जाएगा, या तो उसका थर्ड फॉर्म जो भी होता है ना वो आप लिख देना। फिर नेक्स्ट देखते हैं नंबर G में क्या दिया गया है, चूज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एडजेक्टिव ढूंढना है, मान लो जो सही होगा। तो जैसे कि देखो, द एलिफेंट वाज वेरी डैश एंड वॉकड स्लो अक्रॉस द फील्ड। एलिफेंट क्या होता है, ऑब्वियसली टॉल नहीं होगा, फास्ट स्मॉल थोड़ी ना होगा, हैवी होता है बहुत। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट वर्ड होगा हैवी। द डैश स्काई लुक्ड ब्यूटीफुल ड्यूरिंग सनसेट। सनसेट के समय स्काई कैसा होता है, कलरफुल होता है। ये अप्रोप्रिएट डिस्क्राइबिंग वर्ड है इस सेंटेंस के लिए, तो होगा कलरफुल। फिर नेक्स्ट आपका आ गया सेक्शन C, लिटरेचर पार्ट। तो इसमें सारे आपके क्वेश्चंस है, बुक के क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा बना के भी दिया हुआ है, जो मुझे लगा कि आ सकता है तो वैसा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना दिया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पोएम्स के ही कुछ लाइन है, फिर उनको आपको आंसर देने हैं। जैसे कि देखो, पहला लाइन पहले पढ़ लेते हैं, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्टल्ड बाई माई मदर। मुझे लगा कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ना स्ट्रॉ से बना हुआ है और नेस्टल, मेरी मम्मी मुझे बहुत बहुत कंफर्टेबली रखती है इस नेस्ट में, है ना। मैं अपने मम्मी के साथ बहुत कंफर्टेबली इस नेस्ट में रहता हूँ। तो इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, देखो, नेम द पोएम दीज लाइन्स बिलोंग्स टू। तो ये लाइन्स किस पोएम से बिलोंग करते हैं, तो पोएम का नाम था व्हाट अ बर्ड थॉट, है ना।
नेक्स्ट देखते हैं, हु लिव्ड इन द नेस्ट अलॉन्ग विद द बेबी बर्ड, बेबी बर्ड के साथ नेस्ट में कौन रहता था? द बेबी बर्ड लिव्ड इन द नेस्ट विथ इट्स मदर, अपनी माँ के साथ रहती थी। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको इसको कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। देखो, द बर्ड थॉट दैट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, बर्ड ने ऐसा सोचा कि पूरा वर्ल्ड स्ट्रॉ से बना हुआ है, बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन नंबर बी होगा, इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि उस बर्ड का नेस्ट जो था ना वो स्ट्रॉ से बना हुआ था और वो बर्ड कभी भी अपने नेस्ट से बाहर नहीं आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। फिर नंबर 4, विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल, कौन सा वर्ड हमें बताता है कि बेबी बर्ड जो था ना वो वार्म और कम्फर्टेबल था? तो इस लाइन में जो द नेस्टल्ड वर्ड है ना ये हमें बताता है, द वर्ड नेस्टल्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल। व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन, आई सेड का मीन क्या होता है? आई सेड मतलब बोलना, मैंने बोला, आई स्पोक मतलब। ठीक है, फिर और एक इन दोनों में से आपको और दिया ना, तो इन दोनों में से आपको कोई एक को आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट, ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर नाइट विंस। तो ये जो पोएम है, ये जो लाइन्स है, ये आपका द विनर से दिया गया है ना, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव वन रीज़न वाई द ग्रास इज़ कोल्ड, आपको रीज़न बताना है कि ग्रास क्यों ठंडा रहता है, क्योंकि पोएम में क्यों ग्रास को ठंडा बताया गया है। द ग्रास इज़ कोल्ड बिकॉज इट इज़ इवनिंग, क्योंकि शाम हो गया था, एंड द शाम के समय क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम जाता है, जिसके कारण जो ग्रास थे ना वो कोल्ड हो गए थे। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस सूटेबली, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है इस पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज, बच्चों के पाँव जो थे ना वो दर्द हो रहे थे, क्यों? दे हैव बीन रनिंग एंड प्लेइंग बेयरफुट ऑन द कोल्ड ग्रास, क्योंकि वो लोग ठंडे ग्रास पे खाली पाँव दौड़ा दौड़ी कर रहे थे और खेल रहे थे, इसके कारण उनके पाँव में दर्द हो गया था। नेक्स्ट, बेयरफुट मतलब खाली पाँव। वाई डज नाइट विन, तो नाइट क्यों जीत गया, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स की तरह देंगे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड, क्योंकि खेलने का समय ख़त्म हो गया, इसलिए बता रहे कि नाइट जो है ना वो जीत गया। द कलर ऑफ द स्काई चेंजेस इनटू व्हिच कलर, स्काई का कलर किस कलर में चेंज होते हुए बताया था? डार्क है ना, डार्क ब्लू से वो ब्लैक में चेंज होता है। द कलर ऑफ द स्काई चेंजेस फ्रॉम डार्क ब्लू टू ब्लैक। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज गेम्स ओवर सिग्निफाइज इन द पोएम, पोएम में गेम्स ओवर ऐसा बताया गया ना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अब खेलने का समय ख़त्म हो गया है। गेम इज़ ओवर मतलब सिग्निफाइज द एंड ऑफ प्ले टाइम, मतलब खेलने का समय अभी ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट रहेंगे जो अभी मैंने किया, मतलब पोएम्स के कुछ लाइन दिए रहेंगे, उस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कुछ बुक के भी क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से जैसे कि यहाँ पे दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन, आपको 25 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। तो फिर भी मैंने कोशिश किया थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, ताकि आप लोग लर्न कर सको। जैसे कि मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री, नीम ट्री के सम ऑफ द यूजेस, तो यहाँ पे मैंने कुछ दिए हैं, आप लोग को जो अच्छा लगा आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ दिया है, छोटा छोटा ढूंढ के दिया, जैसे कि नीम ट्विग्स आर यूज फॉर क्लीनिंग टीथ, दांत को साफ करने के लिए नीम के जो पतले पतले डंडे होते हैं ना वो यूज़ किए जाते हैं। नीम ऑयल से यूज इन मेकिंग सोप्स और टूथपेस्ट भी बनते हैं। फर्नीचर्स जो नीम के वुड से बनाए जाते हैं वो टर्माइट रेजिस्टेंस होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते। ठीक है, तो ये आप यूजेस लिख सकते हो इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी, तो दादी ने फाइनली क्या एडवाइस दिया था विक्रम और वैभवी को? दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वाज टू रिमेंबर द नेचुरल रेमेडीज शी टॉट देम एंड टू कंसल्ट एल्डर्स बिफोर यूजिंग देम। दादी ने बताया था कि वो लोग, दादी ने विक्रम और वैभवी को बोला कि मैंने जो भी तुम लोगों को इतने सारे नेचुरल रेमेडीज़ बताए हैं उन्हें हमेशा याद रखने के लिए, और जब भी इन रेमेडीज़ को यूज़ करो तो किसी बड़ों का सलाह ले लेने के लिए साथ में रहे, है ना, खुद से यूज़ ना करने के लिए, कंसल्ट एल्डर्स से कंसल्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात, सूर्या का जो नेचर था वो प्रभात के नेचर से अलग कैसे था? देखो, सूर्या वॉज मोर कैजुअल, ईजी गोइंग एंड प्लेयर देन प्रभात, तो प्रभात से वो ज़्यादा ईजी गोइंग था, मतलब नॉर्मल था वो। ही डिड नॉट वरी मच अबाउट विनिंग और लूजिंग, वो ज़्यादा जीत और हार के लिए नहीं खेलता था, वो ज़्यादा उसके बारे में जो मैं खेलने से जीतूंगा या हारूंगा इसके बारे में सूर्या ज़्यादा नहीं सोचता था।
एंड डिड नॉट फील वेरी अपसेट इवन इफ ही लॉस्ट। अगर वो खेल हार भी जाता था ना तो उसे बुरा नहीं फील होता था। मगर प्रभात कैसा था, ऑन द अदर हैंड वाज एक्सट्रीमली, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था एंड हेटेड लूजिंग। जब वो हार जाता था उससे बहुत बुरा फील होता था। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ हाउ हिज एटीट्यूड वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रभात। तो इस तरह से सूर्या का एटीट्यूड जो था प्रभात से अलग था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द एम ऑफ योगा। योगा का एम क्या है? देखो, द एम ऑफ योगा इज़ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन माइंड और बॉडी में के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, अचीव हार्मनी बिटवीन ह्यूमन और नेचर के साथ रहना हमें सिखाता है योगा, एंड प्रमोट ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल हमारा हेल्थ ताकि बेटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स। तो दादी ने विक्रम और वैभवी को क्यों बोला कि ये जो नेचुरल क्योर्स है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो दादी वांटेड विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स सो डैट, ताकि दे कुड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, ताकि उनके फ्रेंड्स को भी ये इन नेचुरल रेमेडीज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं ना उनको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको क्यों लगता है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे क्या होता है, इट प्रमोट्स फेयरनेस, मतलब खेल में कोई चीटिंग नहीं होता है, एक दूसरे के लिए टीम के लिए रिस्पेक्ट होता है, एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द गेम, और गेम के तब हम एन्जॉय कर सकते हैं, हार जीत में नहीं पड़े रहते हैं। इट हेल्प्स द प्लेयर टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, प्लेयर्स में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, बिल्ड्स कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर और अच्छा बनता है, एंड एन्जॉय द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग टुगेदर, और साथ में खेलने का जो एक्सपीरियंस होता है ना उसे एन्जॉय कर पाते हैं। इसी तरह से आपका ये PT2 का जो सैम्पल पेपर है ख़त्म होता है। यहाँ पे मैं और भी इंग्लिश के पेपर सैम्पल पेपर्स डालूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहना। आप लोग बने रहने के लिए क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना। तो इस तरह से आप लोग को जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में डालूंगी आप लोग को मिलते रहेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर्स के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।